हाँ जी स्टूडेंट, आज हमारी थर्ड क्लास है इसकी। फर्स्ट क्लास में हमने फॉर्मेट देखा था और फॉर्मेट के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से आपका जो फॉर्मेट था जिसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चंस भी देख लिया था रिवीजन करते हुए। मैंने कहा था आपको कि हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से मैंने टाइप 1 वाला पार्ट मैंने समझाया था और टाइप 1 में आपके बैलेंस शीट्स होंगे और उसके नीचे एडजस्टमेंट होंगे। तो बाकी के 2 टाइप कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो हमारे 3 टाइप कौन कौन से होने वाले हैं सर? टाइप 1 क्वेश्चंस कौन सा होगा जिसके अंदर आपको ओनली वर्ड देखिएगा, ओनली बैलेंस शीट गिवन होगा और एडजस्टमेंट गिवन होगा, जिसके अंदर बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दे देगा वो करना होगा। दूसरा टाइप कौन सा होगा सर? आपको यहां पे बैलेंस शीट तो देगा, P&L भी दे देगा और फिर बैलेंस शीट भी, और एडजस्टमेंट तो होता ही होता है साथ के साथ। दूसरा टाइप ये आएगा क्वेश्चन जहां पे आपको P&L भी देखने को मिलेगा, बैलेंस शीट। तो आप किस तरीके से टेक केयर बैलेंस करोगे वो चीजें ध्यान देना। व्हेन ओनली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और आपका जर्नल स्टेटमेंट गिवन, यहां पे सिर्फ P&L ही देगा या फिर कोई जर्नल स्टेटमेंट दे देगा जिसकी मदद से हम करेंगे। तो आज हम तीनों टाइप को खत्म, एक टाइप तो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, आज बाकी के भी दोनों टाइप को करके हम इसको खत्म कर लेंगे। तो आइए टाइप 2 का आप ध्यान दीजिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको देखने में कंफर्टेबल रहे। हाँ, आ जाइए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, मैंने फॉर्मेट पहले ही बना लिया है सो दैट आपको इजी रहे। फॉर्मेट बनाने के लिए मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, लेकिन पहले ये चीजें आपका रेडी होना चाहिए, क्योंकि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे तो ये चीजें आएंगी ही आएंगी। लाइनें कितने कितने छोड़ने हमने लास्ट क्लास के अंदर ही देख लिया था। तो आइए देखते हैं। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने हिसाब से कुछ करेक्शन करना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे ना कुछ एडजस्टमेंट थे और मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट करके अपने हिसाब से ऑल्टर करना चाहता हूं। और ऑल्टर करने में मैं इसको करना चाहता हूं यहां पे 2,46,000, ठीक है। और हमारा जो कैश है इसको करना चाहता हूं मैं काट के 2,16,000, जस्ट ये मैं करना चाह रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ अपने हिसाब से ऐड किया और एक एडजस्टमेंट भी ऐड कर देता हूं। लेट्स सपोज कि हमने प्लांट को सोल्ड किया है, कॉस्टिंग जिसकी कॉस्टिंग है 30,000, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले जहां पे कि P&L, ये क्या है आपका P&L, और यहां पे आपको दो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एक यहां भी प्रॉफिट। हमारा तो दिमाग ही घूम जाएगा भाई, 3 प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको जो ये वाले नेट प्रॉफिट दे रखे हैं ये किसी आपको काम के तो हैं, लेकिन ये वाला यूज नहीं करना, आपको सीधा बैलेंस शीट वाला ऑलवेज प्रॉफिट टेक केयर करना है अगर बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कौन सा प्रॉफिट लेंगे, सीधा बैलेंस शीट वाला लेंगे। ये वाले जो दोनों प्रॉफिट दे रखे हैं इस प्रॉफिट को मैंने कर दिया इग्नोर। सर आपको थोड़ा सा मैं और डीपली, क्योंकि आप अब बड़ी क्लास में आ चुके हो तो मैं थोड़ा सा और डीपली ले जाऊं। देखो हमारा नॉर्मली होता क्या है, आप ध्यान से देखो तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैं इरेज कर दूंगा। ये हमारा ट्रेडिंग बनता है P&L और ये बनता है बैलेंस शीट। जो यहां से नेट प्रॉफिट आता है वो यहां चला जाता है। तो मेरे भाई यही वाला नेट प्रॉफिट जो होगा ना वही तो गया होगा यहां पे आ गया यही वाला नेट प्रॉफिट। तो सर 240 जो आता है ना, क्योंकि जब हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाता है ना तो उस नेट प्रॉफिट में से हम 2 काम और करते हैं। अगर जिसने फाइनल अकाउंट चैप्टर किया हो उसको पता हुआ, नहीं किया हो तो मैं बता रहा हूं, वो 2 काम और करते हैं। उस नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसा डिविडेंड में बांट देते हैं और कुछ पैसा हम क्या करते हैं वहां उस नेट प्रॉफिट में रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पे देखो मेरे रिजर्व के अंदर कितने ट्रांसफर हुआ है, यहां पे रिजर्व में देखो पहले 260 था अब 3 लाख हो गया। 260 से 3 लाख होने का मतलब अपने रिजर्व में कुछ पैसा डाला है 40,000 रुपए, और यहां पे मैंने प्रॉफिट बोला पहले 16,000 था अब ये 216 हो गया, यानी प्रॉफिट हमारा 2 लाख रुपए से बढ़ गया और रिजर्व हमारा 40,000 से बढ़ गया। तो अल्टीमेटली आप देखो आपका जो प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट कितने से बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया 2 लाख से, और जो रिजर्व बढ़ गया 40,000 से। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो 2,40,000 रुपीस आपके प्रॉफिट बन रहे हैं, जो कि यही वाला प्रॉफिट है। समझ में आई बात आपको? तो इसलिए मैंने कहा कि हम ऊपर वाले प्रॉफिट को ना लेके हम ये प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे, बैलेंस शीट वाले प्रॉफिट को। सर अगर मैं ये वाला प्रॉफिट ले लूं तो बैलेंस शीट वाला नहीं लेना होगा और बैलेंस शीट के रिजर्व सबको भूल लेना पड़ेगा, लेकिन सही राइट जो है कि हम इसको ले लें।
कई बार आगे जब हम और हैवी क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एडवांस करेंगे, तब हम इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी होगा, तो अकाउंट भी बनाना सीख लेंगे। तो आइए मैं आपके सामने नेट प्रॉफिट लेता हूं। तो नेट प्रॉफिट सीधा सीधा यहां पे आ जाएगा मेरा 2 लाख। नेट प्रॉफिट आ गया 2 लाख। समझ में आ गई बात आपको? बोलिए ना, समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? आया या नहीं आया समझ में? 2 लाख आ गया ना? नहीं आया, कमेंट आपके लिए, पैसे नहीं देने कमेंट में, बस आपको कमेंट करना है, ठीक है? आइए, और जो बच्चे हमारे पेड कोर्स में हैं उनके लिए डेडिकेटेड नंबर है, आप वहां भेज दीजिएगा, और जो लाइव है वो तो दिख ही रहे हैं। अच्छा जी, आइए आइए, चलिए 2 लाख आ गया। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। सेल्स ऑपरेटिंग का पार्ट है लेकिन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में हम उन्हीं चीजों को ऐड करते हैं जो नॉन कैश आइटम है, फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, या अदर इधर उधर से जो बिजनेस का कोर है, जैसे सेल्स हो गया, परचेज हो गया, या फिर आपका वेजेस हो गया, या फिर सैलरी हो गया, रेंट हो गया, पेड जो कर रहे हैं, ये सारे ऑपरेटिंग के पार्ट है, लेकिन जेन्युइन है, इसमें पैसे जा रहे हैं, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो नेट प्रॉफिट निकला है। इसके बाद इसका भी कुछ नहीं करना सर, ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ नहीं करना। कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। हा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो बता रहा है, इसमें डेप्रीशिएशन इंक्लूड है, तो डेप्रीशिएशन कहां से पता चलेगा? फिक्स एसेट से। तो आप देखिए यहां पे फिक्स एसेट्स के अंदर, यहां पे अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब प्लांट में ऐसे डेप्रीशिएशन माइनस करके देता है, तो ये वाला जो डेप्रीशिएशन होता है ऑलवेज पीएफडी होता है, तो इसका ना एक अलग से अकाउंट बना के करते हैं, लेकिन मैं जब एडजस्टमेंट कराऊंगा तो बता दूंगा। फिलहाल जब ऐसा मिले तो आप इसके बीच का डिफरेंस ले लेंगे, इसका बीच का डिफरेंस ले लेंगे, दैट इज 40,000। 1,60 पहले डेप था, अब 2 लाख हो गया। क्या मुसीबत आई भाई? 1,60 से 2 लाख क्यों हो गया? तो 40,000 का डेप बढ़ गया होगा। तो मैं यहां सुंदर सुंदर राइटिंग में डेप्रीशिएशन लिख रहा हूं, और डेप्रीशिएशन यहां लिख दिया मैंने, ये लो 40,000। डेप्रीशिएशन लिख दिया मैंने 40,000, है ना? डेप्रीशिएशन लिख दिया 40,000। आगे बढ़ जाते हैं सर। इसके बाद डेप्रीशिएशन के बाद मैं इसके अकाउंट की भी बात करूंगा, ये लो स्टार लगा दिया, अभी करूंगा इसके ऊपर बात। फिर आ जाते हैं इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड कितना है? 60,000 पेड किया है इंटरेस्ट, तो प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड 60,000 इसमें ऐड करेंगे, और इसकी दूसरी एंट्री फाइनेंसिंग में चला जाएगा। इंटरेस्ट पेड कितने रुपए पेड किए भाई? 60,000। इसे तो बाहर ही लिख देते हैं, और ये माइनस हो जाएगा, यहां फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा, ठीक है? इसको प्लस का सिंबल इधर लगा देते हैं। आगे आ जाते हैं। इंटरेस्ट पेड के बाद भाई इंटरेस्ट रिसीव, तो ये इंटरेस्ट रिसीव मिला है, किस पे मिला होगा? एफडी पे मिला होगा, या कहीं इन्वेस्टमेंट पे आया होगा, तो इनकम है, तो इसलिए इंटरेस्ट रिसीव यहां से तो घटा देंगे हम। इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इंटरेस्ट रिसीव कितने का है मेरे भाई? इंटरेस्ट रिसीव है हमारा 20,000 का, तो 20,000 यहां से तो माइनस करेंगे, और इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव कितने? 20,000 रुपए, ये यहां प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? ये क्या होगा? यहां प्लस हो जाएगा। बाकी इस पे एडजस्टमेंट भी होते हैं जो कि मैं कराऊंगा, ठीक है ना? अभी मैं सिर्फ सिंपल चीजें, कुछ एडजस्टमेंट आ रहा तो जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, और सिंपल चीजें देखो। पैटर्न के हिसाब से मैं क्वेश्चंस पता है क्यों करा रहा हूं, ताकि आपको क्लियरिटी हो, ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे हमारे एग्जाम में आएगा, तो इसको मैं इस फॉर्मेट में सॉल्व करूंगा, ये पता होना बहुत जरूरी है। कैश फ्लो का मतलब नहीं होता करा दिया, फॉर्मेट करा दिया और जी हो गया, नहीं। आपके क्वेश्चंस कितने टाइप के बन सकते हैं, जो एग्जाम में आएंगे उसको किस तरीके से टेक केयर करोगे, ये जानना बहुत जरूरी है। और यकीन मानिएगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे, जो भी आपको मिल रहा है ना, अगर आप सीए इंटर की क्लासेस लेंगे तो वहां भी आपको दिक्कत नहीं आएंगी। मैं बहुत बच्चों से बोलता हूं, ग्रेजुएशन अच्छे से कर ली ना, फॉरगेट के मार्क्स कितने आएंगे, A+, B+, O, ये सब छोड़ो। आपने नॉलेज गेट अच्छे से किया ना बीकॉम के अंदर, और बीकॉम के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने 12वीं तक कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं बीकॉम के बाद भी आप बहुत अच्छे से सीए को क्वालिफाई कर सकते हैं, बिना बहुत ज्यादा सपोर्ट लिए हुए, मैं ये गारंटीड कह सकता हूं। आइए, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने एक इन्वेस्टमेंट बेचा, उस पे हमारा फायदा हुआ, तो जो इन्वेस्टमेंट बेचा उस पे हमारा फायदा हुआ, तो भाई इन्वेस्टमेंट जो बेचा, इन्वेस्टमेंट को चेक कर लेते हैं भाई। तो मेरा इन्वेस्टमेंट ये देखो, 320 से 2 लाख हो गया इन्वेस्टमेंट, मतलब पहले 320 था, अब 2 लाख हो गया, तो मतलब 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट घट गया। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट बेचा होगा, इन्वेस्टमेंट को जो आपने सोल्ड किया होगा,
एक 20 का तो आपका खत्म हो गया, और इसको फायदे पे बेचा तो आप प्लस कर दोगे, क्योंकि एक 20 का सामान तो बिक ही रहा है, आपने वहां गेन कमा लिया। कितना कमा लिया भाई? 30,000 का। तो मींस आपने इसको बेचा होगा कितने का? 150 का, 150 का। और ये जो गेन है यहां से लेस हो जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए सर? 30,000। ये भी माइनस, ठीक है, ये भी माइनस। आ जाओ। अब कहता है लॉस ऑफ सेल ऑफ प्लांट, प्लांट को बेचा, उस पर लॉस हुआ 10,000। मैंने यहां पर एडजस्टमेंट में डाल दिया कि मैंने 30,000 कॉस्टिंग का एक प्लांट बेच दिया है। तो अब इसके लिए सिंपल सा डेप्रीशिएशन और परचेज भी निकलता है यहां पे। तो याद रखिएगा मैं ये कर रहा हूं, जिसको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एडजस्टमेंट में तो ये होना ही होना है। तो मैं सबसे पहले यहां लिखूंगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। अब याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी एसेट्स अकाउंट बनता है, प्लांट अकाउंट में बना रहा हूं, तो याद रखिएगा डेबिट से हमारा प्लस होता है, क्रेडिट से माइनस होता है। बढ़ने के दो ही कारण है, या तो प्रॉफिट या फिर परचेज। घटने के 3 कारण है, डेप्रीशिएशन, लॉस और सेल। तो भैया टू बीडी के अगर देखें, अब बीडी कौन सा लेंगे सर? मैं आपको कहूंगा ये वाली बीडी नहीं लेंगे आप, नीचे जो गिवन है ये वाली बीडी लें, ये वाली बीडी, ठीक है। इस वाली बीडी को लेंगे तो हमारा 840 और बाय बैलेंस, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितने लेंगे हम? 12 लाख। अब हमारा बिका कितने का है भाई? बिका हमारा कितने के नुकसान पे? 10,000 के नुकसान पे। तो मैं यहां लिख ही दूं ना, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, 10 का नुकसान। तो 20,000 रुपए का सामान है, तो सेल ऑफ प्लांट, अगर 20,000 रुपए का नुकसान है तो भाई 30,000 का सामान है, और सॉरी 10,000 का नुकसान है, तो मैं 10,000 का नुकसान पे बेचूंगा, तो मेरे भाई वो तो 20 का ही बिकेगा ना। तो 20,000 का सेल हो गया। बैंक से इधर लिख देते हैं हम, सेल 20,000, और बाय साइड से पी एंड एल से लॉस हो गया 10,000, और हमने बाय साइड में डेप्रीशिएशन लगा दिया 40,000। याद होगा डेप्रीशिएशन 40,000 लगा दिया। ये लो जी, ये लो। अब यहां टू साइड में निकलेगा हमारा, तो 12,70,000, 40, 50, 70,000, 12,70,000, 12,70,000 माइनस 840, माइनस 840, तो ये 4,30,000 बैंक से परचेज आ गया। ये परचेज आया है 4,30,000, ठीक है ना। अब याद रखना, वैसे तो ये अकाउंट मैंने बना दिया है, अगली क्लास में ये आपको लगेगा यार ये तो बनना ही था, बैलेंस बीडी और सीडी का कोई काम होता नहीं है। अब यहां पे परचेज भी किया है, तो मैं यहां परचेज भी लिख लूं, परचेज ऑफ प्लांट। इस पे अभी ज्यादा फोकस ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक क्लास, अगली क्लास में आप जितनी मर्जी फोकस कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। ये मैंने प्लांट बना लिया, डेप्रिसिएशन भी ले लिया, लॉस भी ले लिया, सब कुछ हमने इसमें से यूज कर लिया है। तो इसके ऊपर जिस बच्चे को ये समझ में आ गया, जिसने 12th क्लास में पढ़ा होगा ना, उसको समझ में आ गया होगा। जिसने 12th में नहीं पढ़ा होगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको समझ में नहीं भी आया है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब मैं एडजस्टमेंट कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाइए सर, हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो याद रखिएगा जब प्रोविजन फॉर टैक्स यहां भी है और मेरे भाई प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा यहां भी है, जब दोनों जगह प्रोविजन फॉर टैक्स दिखता है तो हम एक छोटा सा एक एडजस्टमेंट, एक अकाउंट बना लेते हैं, जो कि मैं कहां बनाऊं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। जबकि मैं सिखाऊंगा, एक पूरा एडजस्टमेंट बनाऊंगा और लंबी क्लास एक डाल लूंगा मैं, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो आइए, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट लायबिलिटी है, तो यहां पे बाय साइड में क्या डालेंगे, बाय बैलेंस बीडी, और बीडी में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा दैट इज 1 लाख, और टू साइड में डालेंगे सीडी दैट इज 60K। ठीक है, मैं थोड़ा सा दिखना चाहिए आपको 60K। अब पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, टू साइड में सीडी और 60K, और जो ये वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं करंट ईयर का है ये, या फिर इसको मेड भी बोलते हैं, जो पी एंडल में दिखाया जाता है। तो जब कभी भी प्रोविजन बनेगा पी एंडल से तो इधर आ जाएगा दैट इज 140, तो ये आ गया 240, ये भी आ गया 240, और यहां पे आ गया हमारा 240 के बाद यहां पे बैंक से पेड आ जाता है 180 आ जाएगा पेड। ठीक है ना,
तो अब हमारा मेड प्रोविजन फॉर टैक्स, तो यहां पे प्लस हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, कितने प्लस होंगे 140, और जो हमने पेड किया है माइनस हो जाएगा कितने 180। ठीक है, ये भी हमने कर लिया पूरा। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो यहां तक बिल्कुल क्लियर है? आगे आ जाओ सर। प्लांट का काम हो गया, डेप्रिसिएशन का काम हो गया, इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री हमारा 220 है, ये देखो 220 से 3 लाख हुआ है, तो इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स कहां आता है वर्किंग कैपिटल में। तो आप बताओ क्या होगा, इन्वेंट्री घट रहा है, इन्वेंट्री घट रहा है, कितने घट रहा है भाई 80,000, 80,000 घट रहा है कितना, क्योंकि दो पहले कितना था हमारा, पहले था हमारा इन्वेंट्री, कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा, पहले था हमारा 220, अब बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रहा है, तो माइनस होगा। बिजनेस के लिए गुड है इन्वेंट्री का बढ़ना, गुड क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो कितना बढ़ रहा है हमारा 80,000, ये लो माइनस का आ गया। ठीक है, माइनस का आ गया। आ जाइए सर इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, ये घट रहा है भाई, तो ये बिजनेस के लिए बैड है, तो घट रहा है बिजनेस के लिए बैड है, तो हम ऐड कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, बीआर होता है, अकाउंट रिसीवेबल बीआर होता है। कितना घट रहा है सर 20,000, प्लस हो गया। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस 90,000 है, तो लो भाई यहां 90,000 लिख लिया ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस तो हमारा आंसर निकलेगा, हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 से सीधा 8, ओ माय गॉड, इक्विटी शेयर कैपिटल तो इशू हो गया हमारा, इशू इक्विटी शेयर कैपिटल सीधा 4 लाख बढ़ गया। इसके बाद देखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000, तो इसका मतलब क्या है, जब बढ़ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम तो वेरी सिंपल क्लियरिटी है कि सिक्योरिटी प्रीमियम आया है तभी तो बढ़ रहा है, तो जो हमने फ्रेश इशू किया है उसी के ऊपर आया होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहां आ जाएगा हमारा। हालांकि हमें जो शेयर से पैसे मिले हैं टोटल 4,40,000 मिले हैं, तो आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, लेकिन मैं सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से ही दिखा देता हूं क्योंकि वहां अलग से गिवन था 40,000। ये हो गया, ये हो गया। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमारा बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है सर, यहाँ 260 था, 3 हो गया 40 से, तो जनरल रिजर्व यहां पे आ जाएगा प्लस। जनरल रिजर्व मैंने बताया था जनरल रिजर्व इंक्रीज होगा तो यही आएगा 40। ठीक है, जनरल रिजर्व के बाद प्रॉफिट एंड लॉस ले चुके हैं। डिबेंचर 7 लाख से 5 लाख हो गया, घट गया 2 लाख, क्यों घटा होगा, पैसे दे दिए होंगे, आउटफ्लो है, तो डिबेंचर रिडीम डिबेंचर, कितने का डिबेंचर रिडीम हो गया सर। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है, क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। डिबेंचर रिडीम हो गया हमारा 2 लाख का, माइनस में ब्रैकेट, ठीक है ना, क्योंकि पैसे आउटफ्लो हुए। अकाउंट पेबल 1/4 से 1/20 हो गया, 16,000 से बढ़ गई लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी कौन सा है, करंट लाइबिलिटी, तो किसका पार्ट माना जाएगा यहां पे, तो प्लस हो जाएगा अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल 16,000 प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स, ये ऑल्दो हमने पहले ही अकाउंट के फॉर्मेट में कर लिया। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं होता, ये बस हम मेड और पेड निकालते हैं। ठीक है, लो जी, अब हमें टोटलिंग करना है, सीधा सीधा टोटलिंग करने का भी स्टाइल होना चाहिए, इन सब का टोटल यहां आना चाहिए, तो दैट इज 40,000, 60,000, 10,000, 140 और 40, और माइनस में हो जाएगा 30 और 20 50, तो 240 आ गया। और इसी का टोटल मैं कलर अलग ले लेता हूं, इसी का टोटल 440। अब इसका टोटल ये ऐसे लाइन खींचेंगे और ये टोटल यहां आएगा, दैट इज 80,000 में से 20,000 और 16,000, ये 44,000, माइनस का है ये 44,000। ठीक है ना, तो 440 माइनस में 44,000, ये आ गया 396। अब इसमें से ये टैक्स भी माइनस हो जाएगा, -180, ये आ गया 2,16,000। तो ए पार्ट का आंसर आ गया हमारा 2,16,000, 2,16,000।
इसका है, ठीक है। आ जाइए, अब बी पार्ट को भी देख लेते हैं। यहां लिख लेते हैं कैश यूज्ड आएगा ये फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यूज्ड कब लिखते हैं सर? जब माइनस में आता है, क्योंकि सर ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है जो कि माइनस में है, ठीक है ना। बाकी सब तो प्लस में, एक अमाउंट माइनस में है। तो अब देखें हम 20,000, एक सेकेंड, चलिए। तो अब हमारा अगला पार्ट हमने ये टोटल कर लिया, लिख लिया टोटल। अब यहां पे आ जाते हैं, ये माइनस में आ रहा है हमारा, देखते हैं टोटल कर लेते हैं। सर हमारा 4,30,000 नेगेटिव है, और 20,000 और 1.5 लाख और 20,000, तो ये आ गया 240, 240। ये नेगेटिव का है 240, इसलिए यूज्ड आया। और एक बात याद रखिएगा, हमारे हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है ना वो नेगेटिव में ही रहे तो बेटर है, क्योंकि देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉजिटिव कब आएगा? जब हम एसेट्स को बेचेंगे, और जब मैं एसेट्स को बेच बेच के अगर मैं पॉजिटिव ले आऊंगा तो आप समझ सकते हो कि बिजनेस में बचेगा क्या जब एसेट्स बेच ही दोगे। तो नेगेटिव आना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी गुड फॉर बिजनेस, क्योंकि हम एसेट्स को खरीद रहे होंगे उस टाइम पे, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना यार ये नेगेटिव आ गया तो क्या बेकार है, ये तो नहीं। आ जाइए आप, तो यहां पे 240 माइनस का, 240 माइनस का। अब आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 4,40,000 माइनस में 60,000 माइनस में 2 लाख, 180 पॉजिटिव, 180 पॉजिटिव। इसको उठा के मैं इधर ही लिख देता हूं, आ जाइए। तो 2,16,000 प्लस 180 प्लस 90 और माइनस 240, आप देखेंगे 246 जो कि हमारा ये था, यही आ रहा है 246। तो ये हमारा आंसर आ गया 246। बताइए किसी को कोई दिक्कत? अजीब बताओ ना, ये रहा, अरे ये रहा ना 246, मैंने कहा था आएगा, ये आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। समझ में आइए, ये था हमारा सेकंड पैटर्न और सेकंड पार्ट जिसके अंदर करा। तो हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया भाई साहब, ये लो सेकंड पार्ट भी, अरे ब्लैक मार्कर से दिखेगा कहां, सेकंड पार्ट भी कर लिया। अब थर्ड, जब आपको स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस देगा या फिर आपको जर्नल कुछ और अलग से इंफॉर्मेशन दे देगा तो करना होगा। तो आइए देखते हैं फटाफट से ये रहा एक क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं। जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट को लिखने के दो स्टाइल होते हैं, प्रॉफिट लिखने के दो स्टाइल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट लिखने का दो स्टाइल होता है सर। स्टाइल नंबर 1 हम लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और मैं यही लिखने के लिए बोलता हूं कि जब भी क्वेश्चन मिले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लोगे, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को शॉर्ट फॉर्म में आप PAT भी बोल देते हैं, ये नाम भी सुना सुना होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक होता है हमारा प्रॉफिट बिफोर, ये आप 12th स्टैंडर्ड पे सीखा करते थे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना के क्वेश्चंस को किया जाए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम कहते हैं PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे बनता है? क्योंकि मैं तो ये वाला चूज करता हूं, तो इसलिए जब मैं ये वाला चूज करता हूं तो मैं बोलता हूं कि भाई नेट प्रॉफिट लो, और नेट प्रॉफिट के अंदर आप प्लस कर दो क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स को प्लस कर दो, और क्या प्लस करो, अगर कोई डिविडेंड पेड है तो प्लस करो, और क्या प्लस करो भाई, अगर कोई आपने ऐसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो प्लस करो। ये तीन बातें मैं यहां पे ऐड करता हूं। बिफोर टैक्स वाले केस के अंदर क्या होता है, अगर मुझे बिफोर बोला कोई, बाई बिफोर बना के दिखा, यही बिफोर बन जाएगा आपका। तो बिफोर वाले में अगर मैं बताऊं आपको, ये है हमारा, ये हमारा नेट, मान लेते हैं मैंने यहां लिखा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख दिया, ठीक है। बिफोर बनाने के लिए मैं इसमें क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दूंगा, और डिविडेंड पेड ऐड कर दूंगा, और इसके अंदर हम कर देंगे और क्या,
इसके अंदर हम कर देंगे जनरल रिजर्व, इसके अंदर जनरल रिजर्व। तो अगर मैं इन सब चीजों को जोड़ देता हूं ना अगर प्रॉफिट में, ये 3 पॉइंट को, तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है ना, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाता है। जो मैंने यहां पे करा ये क्या बन गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन गया। चलो और मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेके आता हूं। आपके सामने ये सवाल था, आपके सामने ये 2 प्रॉफिट दिखा था, तो ये प्रॉफिट था, देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 380 दिखा, 380 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके अंदर से क्या इनकम टैक्स माइनस है, नहीं है, तो अगर आप आफ्टर टैक्स लेके ये इनकम टैक्स इसमें वापस से ऐड कर दो तो आप यहीं पहुंच जाओगे, है ना, समझ रहे हो ना बात को। तो जब हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाना होता है तो उस सिचुएशन में हम 3 चीजों को ऐड बैक कर देते हैं। किसमें मेरे भाई, आफ्टर टैक्स में ऐड बैक करते हैं। किसमें ऐड बैक करते हैं, आफ्टर टैक्स के अंदर ऐड बैक करते हैं। तो वो 3 चीजें ये है जिसको आप ऐड बैक कर देते हो, तो ऐड बैक करने के बाद आपका बिफोर टैक्स बन जाता है। इन केस आपको क्वेश्चन में सीधा बिफोर टैक्स दे दे तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे सर, ऐसे सिचुएशन में अगर हमें प्रोविजन फॉर टैक्स होगा तो हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जब बिफोर टैक्स दे रहे हैं तो ऑलरेडी एडिड है। अगर मैं आपको डिविडेंड दे रहा हूं तो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एडिड है। अगर मैं जनरल रिजर्व दे रहा हूं तो नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी एडिड है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कई बार हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देता है तो जो हमने फॉर्मेट सीखा है ये, अगर बिफोर टैक्स देता है तो ध्यान रहे इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे। आइए एक सवाल आपके सामने, अब आपके सामने देखिए एक सवाल है। ये सवाल कैसा सवाल है, इस सवाल के अंदर देखोगे ना तो मैं इसे पी&ल बोलूंगा क्योंकि सर पी&ल अगर आप बोलते हो इसे तो यहां कैश और बैंक कैसे आ गया, पी&ल में तो आता ही नहीं। ना ही मैं इसे बैलेंस शीट बोलूंगा, बैलेंस शीट होता तो एसेट्स लायबिलिटी सारा दिखता क्योंकि यहां पे सेल्स परचेज भी दिख रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से टेक केयर करते हैं जानना बहुत जरूरी है। ये काफी हाईली मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट रह रहा है और ये बार बार अक्सर पूछा जा रहा है एग्जाम में। बच्चे पूछते हैं सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो वो थर्ड पैटर्न ये वाला था हमारा, ठीक है ना। आइए सबसे पहले जो मैं चर्चा कर रहा था, नेट प्रॉफिट यहां पे बिफोर टैक्स दे दिया इसने, तो अब 3 बातें आएगी तो मैं नहीं लूंगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज हमारे पास है 36,000। आ जाइए आगे। डिविडेंड पेड सर ऑपरेटिंग में नहीं लूंगा लेकिन रिक्वायरमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो फाइनेंसिंग में तो लूंगा मैं। डिविडेंड पेड डिविडेंड पेड कितने का है, 10202। थोड़ा डिजिट उल्टा पुल्टा दे रखा है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। सर अगर बिफोर टैक्स होता ये वाला नेट प्रॉफिट तो मैं ऑपरेटिंग में भी ऐड करता और फाइनेंसिंग में भी मैं माइनस करता। सर बिफोर में क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी एडिड है ना, अभी समझा है। इनकम टैक्स पेड, हाँ भाई इनकम टैक्स पेड लेंगे। इनकम टैक्स जो हम पी&ल में डालते हैं ना वो करंट ईयर का होता है, उसे मेड बोला जाता है। पेड जो होता है वो अलग होता है, तो वो तो लेंगे इनकम टैक्स पेड। तो इनकम टैक्स पेड इज माई कितने रुपए का, 5100 रुपए सगुन दे रहे हैं सरकार को। लो मेरे भाई 5100 रुपए का इनकम टैक्स, ठीक है। ये भी हो गया हमारा इनकम टैक्स 5100 का। इसके बाद बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड और उसके ऊपर लॉस हुआ 48 रुपए का। हमने एक एसेट्स बेचा उस पर लॉस हुआ तो मेरे भाई लॉस तो यहां प्लस होगा ही। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितने का लॉस हो गया, अंदर लिखेंगे 48 का। कितने का लॉस हो गया, 48। तो आप सेल कर रहे हो तो पैसा भी आएगा तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, तो सेल ऑफ एसेट। तो भाई आपका जो एसेट्स का वैल्यू था ना वो 222 था, लेकिन इस 222 के वैल्यू को अगर प्रॉफिट पे बेचते तो महंगा बेचते, क्योंकि लॉस पे बेचा है दैट्स वाई यहां पे ये लॉस माइनस होगा, तब सेल वैल्यू निकलेगा दैट इज 48 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, मैं लास्ट में एक बार टोटलिंग करके सारा दिखा दूंगा। चलो अभी लिख ही देता हूं, 222 माइनस में 48 174। ठीक है ना, 174 आ जाइए। इसके बाद कहता है डेप्रीशिएशन डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस 24,000। तो भाई डेप्रीशिएशन नॉर्मल है ये, तो डेप्रीशिएशन 24,000 आइए अब। इसके बाद कहता है कैपिटल ग्रांट रिसीड एमोटाइजेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस। एमोटाइजेशन का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना।
जनरली हम प्लांट मशीनरी फर्नीचर के लिए डेप्रिसिएशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, घटता है तो यहां पे, और अदर चीजों के लिए कई बार एमोटाइजेशन कर देते हैं। तो ग्रांट रिसीव कर रहे हो, ग्रांट क्या होता है, गवर्नमेंट से जो हमें मिलता है, एक तरीके से उधार बोल लो, गवर्नमेंट से एक तरीके से मान लो आपको मिल गया, बस ऐसे मान लो, भीख जिसे बोलते हैं ना, गवर्नमेंट ग्रांट करती है, तो वो सब्सिडी जैसे होता है। तो यहां सब्सिडी वर्ड नहीं है, ग्रांट। अगर मैं मान लो सभी बच्चों को मैं फ्री पढ़ाऊंगा तो मेरे साथ क्या क्या दिक्कतें आएंगी, आप लोगों का बहुत प्यार मिलेगा उस टाइम पे। एक फायदा तो ये है, जो सबसे बड़ा फायदा है। नुकसान क्या होगा, एप्लीकेशन का कॉस्टिंग मैं कहां से पे करूंगा, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह कहां से दूंगा। इसके बाद यहां जो मैं पढ़ा रहा हूं बिजली बिल, कोई चीज कंप्यूटर खराब हो गया तो कहां से दूंगा। तो गवर्नमेंट कहती है तुम अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, इन छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें भीख देते हैं, ग्रांट देते हैं, ये लो ग्रांट, और ग्रांट के हिसाब से फिर आप काम करना। तो जो ग्रांट है गवर्नमेंट देता है, तो एक तरीके से हमारे लिए इनकम होता है, और वो इनकम हमारा बिजनेस का इनकम नहीं होता। तो इसने कहा कि भाई एक गवर्नमेंट का ग्रांट मिला है जिसको आपने गलती से पी एंड एल के अंदर दिखा रखा है, तो भाई ये पी एंड एल का है ही नहीं, तो हटाओ भाई, पी एंड एल से हटाओ, माइनस कर दो, गवर्नमेंट ग्रांट 10 रुपए, 10 रुपए को माइनस करो। समझ में आई बात, आपको समझ में आई बात। जब भी ग्रांट आपको मिले, अगर ग्रांट रिसीव कर लो, मैं लिख लेता हूं, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव, गवर्नमेंट ग्रांट। अगर आप गवर्नमेंट ग्रांट को अगर आप रिसीव करोगे तो ये फाइनेंस का पार्ट है, फाइनेंस का पार्ट है। अगर इसको एमोटाइज करोगे, जैसे यहां पे लिख रखा है ना आपका एमोटाइज इन पी एंड एल, तो आप माइनस कर दोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, माइनस कर दोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये बात को ध्यान रखना, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं तो बच्चे बोलते हो क्या आ गया, पेपर टफ आ गया, ये आ गया। भाई मेरे प्रैक्टिस नहीं करी ना, और आप शॉर्टकट मारने के चक्कर में ना फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। ये क्या होगा, फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस बात का याद रखना। आ जाइए, मैंने ग्रांट लिख लिया। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड इतने का, और जिसमें मैंने प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट तो यहां से माइनस हो जाएगा, लेस प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने का मेरे भाई प्रॉफिट कमाया, 120। अब आपने बेचा है तो यहां तो प्लस ही होगा, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट था, बुक वैल्यू का मतलब जितने का मेरे पास था, मुझे पड़ा था, मैंने 10 रुपए का पेंसिल खरीदा और ये मेरे लिए था बुक वैल्यू, और मैं इसे 2 रुपए का लॉस पे बेचूंगा तो 8 रुपए सेल पे करूंगा, 2 रुपए फायदे पे बेचूंगा तो 12 का करूंगा। तो ऐसे ही यहां पे कह रहा है बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो था 33318 माइनस, आप फायदे पे बेचा है तो प्लस करो, आप प्लस कितने फायदे पे 120, तो ये आपकी सेल वैल्यू आएगी 33318 प्लस 120, यह आ जाएगा 33,438। आ गया मजा, आ जाओ। इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, 3,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, तो भैया इंटरेस्ट मिला है तो यहां से माइनस करिए, इंटरेस्ट इनकम 3,000, और ये इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, इंटरेस्ट इनकम 3,000 रुपए, ठीक है ना। सब प्लस में चल रहे हैं अभी, सभी प्लस में चल रहे हैं अभी। आइए अब इसके बाद आइए, इसके बाद आवाज क्लियर है ना, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पी एंड एल। ये हमने पी एंड एल में डेबिट दिखाया। अब मैंने क्या बताया था कि भाई जब भी इंटरेस्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करोगे तो ऐसे सिचुएशन में 2 पॉइंट्स आ सकते हैं। इंटरेस्ट जो है पी एंड एल में डेबिट कर रहे हो तो ये भाई पी एंड एल का खर्चा तो है, दिखा तो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रिलेट फाइनेंसिंग से करते हैं, इसलिए पी एंड एल में ऐड और फाइनेंसिंग में माइनस। फाइनेंसिंग में क्यों माइनस हो रहा है सर? फाइनेंसिंग में इसलिए माइनस होता है कि एक्चुअल पेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट का आउटफ्लो है। तो यहां पे एक मजे की बात देखो, हमने पेमेंट किया ये और पी एंड एल में डेबिट किया ये, तो जितना पी एंड एल में डेबिट किया वो हटा दो आप प्लस करके, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड नहीं, इंटरेस्ट डेबिट जितना किया है, इंटरेस्ट पी एंड एल,
और इंटरेस्ट P&L में कितना आ जाएगा हमारा 12,000। लेकिन फाइनेंसिंग में भी 12 ही माइनस करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ये माना जाता था कि जितना आपने किया है उतना ही पेड किया होगा, तो माइनस। लेकिन यहां साफ साफ बोल रहे हैं, तो अब पता है इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट पेड 13,042 ये आएगा। देखा क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे नहीं, पहली बार 12th स्टैंडर्ड पे इस टाइप के क्वेश्चन थे ही नहीं। अब जो देख रहे हो सर, अब देखो प्रॉपर कैश फ्लो बना रहा हूं तो ये यूनिक है। हम बाकी आगे भी करेंगे, मैं सिर्फ एक बता दिया कि इतने पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। आ जाइए, ये भी हो गया। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। अब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज क्या होता है? सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है सर? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स में से माइनस हो जाता है करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर देते हैं साहब? करंट लाइबिलिटी। मान लो ये हमारा 100 रुपए का है और करंट लाइबिलिटी हमारा 80 का है, तो नेट टू नेट देखो तो 20 रुपए से हमारा बढ़ गया। यानी करंट वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज होना क्या होता है? एसेट्स का बढ़ जाना, तभी तो इंक्रीज होगा। करंट एसेट्स ज्यादा होगा तभी तो होगा। तो एसेट्स का बढ़ना मतलब गुड है बिजनेस के लिए, तो क्या करोगे आप? उसको माइनस कर दोगे। क्या करोगे? माइनस कर दोगे। वही वर्किंग कैपिटल अगर डिक्रीज हो रहा होता तो ऐड हो जाता। कब होता है वर्किंग कैपिटल डिक्रीज? मान लेते हैं कि ये 100 होता और ये 150 होता, तो 50 रुपए से वर्किंग कैपिटल नेगेटिव हो गया, तो डिक्रीज हो गया ना, तो वो ऐड हो जाता। तो वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज कहां? ये वर्किंग कैपिटल वाले में। तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज। और इंक्रीज होगा तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे सर? वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होने के केस में हम यहां पे सीधा सीधा 20 माइनस करेंगे प्लस करेंगे। यहां पे सीधा सीधा नहीं, अंदर रखेंगे ना, माइनस हो जाएगा। कितने का है सर? 67290। 67290 ये माइनस हो जाएगा। प्लस गलत लिख दिया, इंक्रीज डिक्रीज में होता हमारा। यहां तक बात समझ में आई? ये क्या हो जाएगा हमारा सर? ये हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया है तो ये तो यहां माइनस हो जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज कितने हैं सर? 222 माइनस है। ध्यान से ब्रैकेट लगाना, बड़े तसल्ली से करोगे समझ में आएगा। और हर किसी को बोलूंगा ये क्वेश्चन दोबारा सेल्फ भी कर लेना एक बार प्रैक्टिस के लिए। अब देखो एक नई वर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन वर्ड। कंस्ट्रक्शन का मतलब किसी चीज को बनाना, किसी एसेट्स को बनाना, उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसकी बात चल रही है। तो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर हमारा एक तरीके से एसेट्स ही बिल्डअप हो रहा है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन, इस वाले लाइन की हालांकि जरूरत है नहीं, यहां बना देता हूं, लेकिन यहां पे हम यूज ही नहीं करते क्योंकि उधर यूज करते हैं हम। ठीक है, बाकी चलो रहने दो, अच्छा लग रहा था लाइन, सिमेट्रिक हो जाता है ना आपका पूरा फॉर्मेट में। तो ये हमारा है भाई 41,688। मैं कई बार ना हिंदी वर्ड यूज करता हूं क्योंकि यूज टू मेरा आदत है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको कई बार 88-87 समझ में नहीं आता है, तो मैं उनके लिए भी कई बार बीच बीच में बोलता हूं। तो नंबर तो आप समझ ही पा रहे हो। अगर इस बात से दिक्कत होती है आपको तो बताइएगा, मैं आगे ध्यान रखूंगा कि दोनों में बोलूं, तो थोड़ी लंबी और क्लास हो जाएगी। जो आप 2x पे देख रहे हो 3x पे देखना पड़ेगा। ग्रांट रिसीव करा है प्रोजेक्ट के लिए, गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट दिया है, पैसे लिए हैं, राइट ऑफ नहीं किया, पैसे लिए हैं। तो जब ग्रांट आप रिसीव करोगे तो फाइनेंसिंग में जाएगा। ग्रांट रिसीव कितने रुपए? 18 रुपए। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पैसे मिले हैं। ठीक है ना। ये हमारा डिविडेंड पेड भी माइनस है और ये भी माइनस है, ध्यान रखिएगा। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा लिया है, तो लोन लिया है तो फिर से फाइनेंसिंग में। लोन फ्रॉम बैंक, कितने रुपए का लिया है आपने लोन? 55,866 यानी 55,866 रुपए। प्रोविजन फॉर टैक्स, आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है ये, मतलब जो प्रोविजनिंग करा टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने कहा अगर बिफोर दे रखा हो तो प्रोविजन फॉर टैक्स को क्या करके चलोगे? इग्नोर करके चलोगे। तो आ जाइए प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करें, वैसे तो हम यहां ऐड करते थे लेकिन अब ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैंने बताया बिफोर टैक्स होगा तो इन बातों को भूलना है। डिविडेंड भी इसी तरीके से मैं भूल गया वहां पे। ठीक है,
तो इसका कुछ नहीं करना है। अच्छा ये ना आंसर थोड़ा सा, ये क्वेश्चन ना 8,000 है, ये 80,000 नहीं है, ठीक है, ये 8,000 है। बस हमने सब कुछ कर लिया, अब टकाटक से हमें बस टोटलिंग करना है। टोटलिंग, यहाँ पे टोटलिंग और यहाँ पे टोटलिंग, बस टोटलिंग का पार्ट है हमारा। तो 48 प्लस में 24,000 प्लस में 120, अरे माइनस की जगह मैंने ये लिख दिया। यही होता है कि ब्रैकेट लगा दोगे ना तो आपको याद रहेगा। टोटल 48, 24,000 और प्लस 12,000, माइनस में करना होगा 130 और माइनस 3,000, तो ये आ गया 32,918। 32,918 प्लस में 36,000, ये आ गया 68,918। 67,290, इसमें से 67,290 ये आ गया 1628 माइनस 5100, ये आ गया 3472। तो ये 3472 ए पार्ट पे लिख देता हूं, 3472। अब ये यूज है, ये क्या है हमारा, यूज्ड आया है, ठीक है ना। अब ऐसे ही बी पार्ट का देख लेते हैं। कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 174 प्लस का 33,738 प्लस का 3,000 प्लस का माइनस 22092 माइनस 41688, आगे 27,168 माइनस का। तो ये बी के आगे लिख देते हैं, ये है 27,168 माइनस। अब आ जाओ यहाँ पे कैश फ्लो, यहाँ फ्लो आ रहा है फ्रॉम एफए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आ जाइए 10202, पहले प्लस का ले लेते हैं। 55,866 प्लस 18 माइनस 13,042 माइनस 10,202 32,640 पॉजिटिव। तो ये आ गया 32,640 पॉजिटिव। अब ओपनिंग बैलेंस आपको देखो यहाँ पे कैश का दे रखा है ऑलरेडी 6,000, तो यहाँ पे 6,000 ले लो ओपनिंग बैलेंस, और आपका टोटल आएगा जो, उसे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। अब टोटल कर लेते हैं, 32 प्लस 6,000 38 माइनस 27,168 माइनस 3472, तो ये देखो 8,000 हमारा ये आ गया, क्योंकि हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी क्या था हमारा, ये 8,000 ही था। ये क्लोजिंग बैलेंस क्या था हमारा, ये 8,000 ही था। समझ में आई बात आपको। 3 पैटर्न पे क्वेश्चन देखा, एक आध और पैटर्न जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दिख जाएगा। तो फिलहाल जब आप कैश फ्लो करेंगे तो माइंड में सेट करिएगा, या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या ऐसा। अब इसके ऊपर हम एडजस्टमेंट करेंगे, जो मेरा टारगेट है 1 से 2 दिन में सारे एडजस्टमेंट को निपटा दूं। फिर एडजस्टमेंट के बाद में बड़े क्वेश्चन, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कुछ कुछ किया बीच में, तो आपको हो सकता है लगे सर ये तो बताया नहीं था। जो बच्चे इनिशियल है, जो नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब एडजस्टमेंट करोगे फिर एक बार ये क्लास देख लेना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी गुड नाइट, टेक केयर। मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर और पूरा का पूरा एडजस्टमेंट एक नए सिरे से हम खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली क्लास में।